सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं आपके अतले गुत्थी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से जितने भी प्रश्न हैं आज पार्ट 3 में हम सारे के सारे प्रश्नों को खत्म करेंगे पढ़ करके। और इस तरीके से ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग 3 पार्ट में सारे के सारे अतले गुत्थी प्रश्नों को देख लीजिए। और आप लोग के राजन सीरीज पवन सीरीज को पहले ही मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और राजन सीरीज भी यहाँ पर अब खत्म होने वाला है। तो आप ध्यान से सारे के सारे क्लासेस को देखिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे क्लासेस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर आप सीरीज पढ़ के नहीं जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आता है क्लास में एग्जाम देते समय। तो बहुत जरूरी है कि आप दोनों ही सीरीज को अच्छे से पढ़ के जाएं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखे। अग्नि का मतलब आग होता है, तो ये पहला हो गया। यहाँ पर देखिए अनल, अनल जो है ये आग का ही पर्यायवाची है, अग्नि का ही पर्यायवाची है। और अगर इसी पर हम न पर छोटी ई की मात्रा लगा दे तो ये अनिल हो गया। ये किसका पर्यायवाची हो गया? ये वायु का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, पावक, ज्वाला, कृषाणु ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। घटाने से क्या आशय है? तो जोड़ने की प्रक्रिया के विपरीत होता है घटाने की प्रक्रिया। तो जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को हम घटाना कहते हैं। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को हमें कम करना होता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने के चिन्ह को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे बच्चों से हम सिंपल कहते हैं 5 रुपए मम्मी ने दिया, 5 रुपए में से तुमने 2 रुपए की टॉफी खा ली तो कितने रुपए बचे? तो बच्चा कहेगा 3 रुपए बचे। तो बस इस कॉन्सेप्ट से ही बच्चों को हम घटाने की प्रक्रिया को सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है। संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं? संबोध निर्माण का मतलब यही होता है कि बच्चों को हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को बोध हो उसका, यानी कि बच्चे जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चे उसको समझें, उसको समझ करके रिस्पॉन्ड करें। तो बोध कराना, ज्ञान कराना, जगाना, बतलाना, समझाना, बुझाना, आह्वान करना, पुकारना, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, तो संबोध में ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है। किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तो 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी? तो एक अलमारी में कितनी पुस्तकें आ रही हैं? एक अलमारी में 725 पुस्तक है। ठीक है, तो 7,19,925 पुस्तकें रखने के लिए हमें कितनी अलमारियों की जरूरत पड़ेगी? तो हमें 725 से 7,19,925 में हमें भाग देना पड़ेगा। तो जब हम भाग देंगे तो हमें इतनी अलमारियां मिलेंगी। टोटल ये कट जाएगा और ये कट करके इतना आएगा 993 अलमारियां। यानी कि उस पुस्तकालय में 993 अलमारियां चाहिए हमें 7,19,925 पुस्तकें रखने के लिए, और प्रत्येक अलमारी में 725 किताबें आ रही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 पर। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है, यानी कि एक समय में एक ही काम हो रहा है, तो इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। एक कर्ता और एक ही क्रिया भी है। 2020 के एग्जाम में ये पूछे हुए प्रश्न है, ये 2021 में है, इसको भी हम देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करिए। तो वह वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य हो और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु इससे जुड़े हो, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण का अर्थ बताइए। तो वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड न किया जा सके। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। जैसे कि अ हुआ, आ हुआ, ये सब क्या है? हिंदी वर्णमाला के वर्ण ही हुआ। क, ख, ग, घ। क्वेश्चन नंबर 108 है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है। देखिए 2018 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो देखिए
गणित में 1 2 3 यानी कि जिन संख्या जहां से गिनती शुरू होती है हम कह सकते हैं, या संख्याओं को गिनने की जो प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। बस दोनों में यही डिफरेंस है। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के प्रयोग में लिंग, वचन व कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। और अविकारी जो होते हैं उनमें लिंग, वचन व कारक के अनुसार कोई चेंज नहीं होता है, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए 2016 2020 दोनों ही सालों में ये प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? किसी भी भाषा को सीखने के जो अंग होते हैं वो यही होते हैं। सबसे पहले हम उस भाषा को सुनते हैं, फिर उसको सुन करके बोलना सीखते हैं, बोलना सीख गए तो फिर उसको पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। तो जो सुबोपली है वो किसी भी भाषा के क्या होते हैं? आधार होते हैं। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ध्वनि, फिर वर्ण, फिर वाक्य, फिर अर्थ, फिर इस तरीके से हम उसमें धीरे धीरे और अच्छे से उस भाषा को सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनके सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। तो सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर 113 है इकाई किसे कहते हैं? गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। तो सिंपली समझिए, गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों या अंकों को इकाई कहते हैं। इकाई का मतलब ही एक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो जहां भी संख्या में कोई चीज एक होगी उसको हम इकाई बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो स्थानीय मान, अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़े पर है कि हजार पर है। अंक सहित मान ही स्थानीय मान कहलाता है, जैसे कि 3 5 4 लिखा हुआ। ठीक है। अब ये 4 इकाई की जगह पर है, 5 दहाई की जगह पर है और ये 3 सैकड़े की जगह पर है। तो 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इकाई मतलब 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो गया। अब 5 दहाई की जगह पर है तो 5 में हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 50 हो गया। फिर 3 यहाँ पर सैकड़े की जगह पर है तो 3 गुणे 100 करेंगे हम तो ये 300 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 है 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 3 4 और 6 है तो 6 इकाई की जगह पर है, 4 दहाई की जगह पर है और 3 सैकड़े की जगह पर है। तो इकाई में 1 से गुणा हुआ है 6 में, और 4 दहाई की जगह पर है तो 10 से गुणा हुआ है, और 3 सैकड़े की जगह पर है तो इसमें 100 से गुणा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ गया। 2020 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 116 है, ये भी देखिए 2020 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। फिर यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न 2020 में भी पूछा गया, 117 नंबर 2022 में भी पूछा गया। तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ सीरीज को पढ़ करके जाने से यही फायदा होता है कि आप बहुत सारे प्रश्नों को फिर से रिपीट में पढ़ लेते हो, और ये सारे प्रश्न अक्सर ऐसा होता है कि दोबारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे आपको बहुत बहुत फायदा होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अगर आप सीरीज को पढ़ करके जाते हो। इसीलिए मैंने हर साल आप लोगों को सीरीज सॉल्व करवाई है पूरी। तो आरोही क्रम का अर्थ बढ़ते हुए क्रम से होता है। क्वेश्चन नंबर 116 यही पूछ रहा है कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही का मतलब ही होता है बढ़ते हुए क्रम में। आपने किसी लड़की का नाम आरोही सुना होगा, कोई अवरोही नहीं रखता किसी लड़की का नाम, अपनी लड़की का नाम कोई अवरोही नहीं रखता। आरोही का मतलब कि और आगे बढ़ो, बढ़ती जाओ और ऊंचाइयों को छुओ अपने जीवन में। तो यही है, आरोही का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि 3 6 7 8 10 12 15 20 25 30 35 40 100 200 300, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 117 है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना ही संख्या पूर्व तैयारी, जैसे कि
बच्चों को कंकड़ पत्थर के माध्यम से, बच्चों को पत्तियों के माध्यम से, बच्चों को खेल खेल में रस्सी कूदने के माध्यम से उनको गिनतियों का ज्ञान कराना। ठीक है, पहले उन्हें हम मौखिक रूप से सिखाएंगे खेलों और क्रियाओं के माध्यम से, फिर उन्हें हम लिख करके सिखाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। हंस पद विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान सा है और ऑलरेडी मैंने कई बार लिख करके भी बताया है। राम बाजार से सब्जी लेने गया। ठीक है, अब यहाँ पर बाजार से लेने गया तो सब्जी छूट गया, तो यहाँ पर हम इसका हंस पद का प्रयोग करके हंस पद विराम चिन्ह का ऊपर हम सब्जी इस तरीके से लिख देंगे, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये वाक्य पूरा हो गया। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है। छूटे हुए वाक्य के नीचे हम हंस पद चिन्ह लगा लेते हैं और उसके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बहुत काम का ये हंस पद चिन्ह होता है, क्योंकि अक्सर कभी किसी वाक्य को जल्दी में लिखने के चक्कर में हम भूल जाते हैं शब्दों को, तो उनको हम ऊपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर। क्वेश्चन नंबर 120 है, लेखन किसे कहते हैं अथवा लेखन का अर्थ बताइए। तो देखिए, जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। आप देखिए 2016 में, 2019 में, 2022 में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को लिपिबद्ध करते हैं, यानी कि लिख करके प्रकट करते हैं, तो वही क्या होता है? लेखन होता है। तो 120 नंबर क्वेश्चन के बाद 121 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए अथवा पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। तो देखिए, अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? पहला है पढ़ने की कला का अभाव, यानी कि पढ़ने में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसको पढ़ने का जो आर्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है। पठन में रुचि का अभाव भी हो सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो पढ़ने में। चिंतन का अभाव हो सकता है, मन की एकाग्रता का अभाव, जिसका आजकल सबसे ज्यादा कमी यही देखने को मिलती है कि बच्चे एकाग्र नहीं हो पाते, कंसंट्रेट नहीं हो पाते किसी चीज पर। दृष्टि दोष का होना ये भी हो सकता है, बच्चे को सही से दिख ना रहा हो। तो ये सारी चीजें हो सकती है, सारे फैक्टर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, ऑलरेडी मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उष्ण व्यंजन देखिए 2016 में, 2019 में, 2018 में, 2022 में, 4 सालों में ये प्रश्न पूछा गया है। 16 में, 18 में, 19 में, 22 में। इसके अलावा बहुविकल्पी में भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं उष्ण वर्ण क्या होते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। या फिर इस तरीके से भी इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, जिन ध्वनियों को, जिन वर्णों को बोलने पर मुख से जो श्वास आती है वो ऊष्म होती है या गर्म होती है, इसीलिए इन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने पर हमारे मुख से हवा जो होती है वो ऊष्म निकलती है, जैसे कि श, श, स और ह, तीनों श और ह। ठीक है, तो ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ तो आपने देखा ही, या, रा, ला और व। क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं, किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, एग्जाम्पल दीजिए। 2017, 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब आप देखिए, सेम प्रश्न को 2017 में पूछा है, 18 में नहीं पूछा, लेकिन 19 में फिर पूछ लिया है। तो आप समझ सकते हो कि मैं बार बार क्यों ये चीज कहती हूँ कि सीरीज को अच्छे से पढ़ के जाइए। तो किसी भी संख्या में, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो लाख हो, अगर हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो उस संख्या को 0 बना देगा। तो शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। तो 50 को 0 से गुणा कर दिया तो 0 मिल गया। ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ x की जगह पे कुछ भी हम रखेंगे, लाख, करोड़, अरब, खरब, सबको 0 बना देगा अगर उससे हमने 0 से गुणा करा लिया उसमें। क्वेश्चन नंबर 125 है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर गलत दिया है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के यहाँ पर केवल भेद पूछा है। तो आपको पता है 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, और जो प्लुस स्वर होता है इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि ओम। ठीक है, तो ये तीनों को आप याद रखिएगा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम इन स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
क्वेश्चन नंबर 126 है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कि बगिया, वाटिका, बाग आदि। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं, अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित करिए। तो अर्ध विराम चिन्ह, विराम मतलब पूर्ण विराम होता है और अर्ध विराम एक कॉमा और एक बिंदु होता है ऊपर। तो अर्ध विराम में पूर्ण विराम से आधा समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सूर्यास्त हुआ, अब घर चलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अर्ध विराम में पूर्ण विराम से आधा समय लगता है, इसीलिए हम इसको इस विराम चिन्ह को अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 129 है, मूर्धन्य वर्ण के कौन से हैं? तो इनके उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छूती है, जैसे कि ट वर्ण, ढ ढ। ठीक है, ये सब मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है ऊपर कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है बोलने में, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्वेश्चन नंबर 131 है, योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो जय पराजय, लाभ हानि, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, सीताराम, सब में आप देखोगे इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 132 है, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। तो कितना सिंपल सा प्रश्न है, आप देख सकते हो। ये वाला इकाई वाले स्थान पर है, फिर ये 3 दहाई, फिर ये 6, फिर सैकड़े की जगह पर है। तो इकाई वाले में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और ये सैकड़े वाले में 100 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 से गुणा करने पर हमें 600 मिलेगा। 600 में से हम 6 को घटाएंगे, यहाँ पर देखिए, जब हम 600 में से 6 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 594 मिलेगा ना। जब हम 600 में से 6 को घटा देंगे तो 594 यहाँ पर मिलेगा, सब उल्टा लिखा हुआ है। तो 600 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमें 594 मिलेगा, और अंतर ही पूछा है। ठीक है, दोनों स्थानीय मान का अंतर कितना है? तो 594। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितना सेब मिला? 48 सेब थे और केवल 4 बच्चों में बांटे गए हैं। तो 48 सेब अगर 4 बच्चों में बांटे गए हैं तो 4 से 48 में भाग देंगे तो एक बच्चे को कितना सेब मिला, ये पूछा है। तो कितना सेब मिला? प्रत्येक बच्चे को 12 सेब मिला। ठीक है, तो इस तरीके से 48 सेब केवल 4 बच्चों में अगर बांटा जाएगा तो एक एक बच्चे को 12-12 सेब मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 134 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर देखिए अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इनमें देखिए 6, 3, 8, 5, 9, 7 में सबसे बड़ा 9 है। ठीक है, तो हमें 9 को पहले लिखना है। फिर 9 से छोटा कौन है? 8 है, यहाँ देखिए। फिर 8 से छोटा कौन है? यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 को लिख दिया। 7 से छोटा यहाँ पर 6 दिख रहा है, हमने 6 को लिख दिया। फिर 5 है और फिर 3 है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये आरोही क्रम में लिख दिया है। ठीक है, ये गलत दिया है आंसर। तो अवरोही क्रम ये होगा, बढ़ते से हमें घटते की ओर जाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी कि ये स्वतंत्र होते हैं, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर होते हैं, जैसे कि अ हुआ, आ हुआ, ई हुई, ई हुई, ऊ हुआ, ऊ हुआ। ठीक है, इन सब के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो ये देखिए, क वर्ग में का खा गा घा ङ, चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा अण, ता वर्ग में ता था दा धा ना, प वर्ग में पा फा वा भा मा, अंतस्थ
ये यहाँ पर इतने हो गए हमारे अस्पर्श व्यंजन। ये क्या हो गए? अस्पर्श व्यंजन टोटल 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन यहाँ पर आप देखिए 4 और ये द्विगुण व्यंजन है ढ और ढ। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ढ और ढ, ठीक है, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 137 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है, यानी कि काम के ना होने का ज्ञान होता है, जैसे कि मोहन पढ़ नहीं रहा है, रीता चाय नहीं बना रही है, यानी कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम निषेधात्मक वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, तीसरा है स्व अध्ययन तथा पठनाभ्यास, जितना हम खुद से पढ़ेंगे उतना हम सीखेंगे, यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा अपने विचारों का विनिमय करके, यानी कि एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करके। तो जैसे कि हम सिंपली अगर बात करें तो बात करने से भी एक दूसरे से हमारा जो मन होता है वो हल्का होता है। अपनी बातों को हम अपने किसी फ्रेंड से बताते हैं तो वो फ्रेंड हमें कुछ बताता है। तो इस तरीके से अपने एक दूसरे के विचारों को हम बांटते हैं और आपस में जो मन होता है उसको हम हल्का कर लेते हैं, या एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, एक दूसरे के दिए गए ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये सब क्या है? ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 139 है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता रहती है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग आदि। 2018 के पेपर में ये सब के सब पूछे हुए प्रश्न हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 140 है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आकाश के जो पर्यायवाची है वो नभ है, गगन है, ठीक है, इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो कमल होता है इसके पर्यायवाची है सरोज, सरोज, पंकज, अरविंद, हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं कमल की जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? यानी कि हमारे पास कितने अमरूद हैं? 15 अमरूद हैं और प्रत्येक बच्चों को हमने 3-3 अमरूद दे दिए हैं। तो यहाँ पर हम 3 से जब 15 में भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर कि कितने बच्चों को अमरूद मिला। तो 5 बच्चों को अमरूद मिला है। 3 से 15 को काटेंगे तो 3 पंचे 15 आ जाएगा। ये देखिए 2018 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। तो विराम चिन्ह का ज्ञान अगर बच्चों को सही से नहीं है तो बच्चे गलतियां करेंगे ही। तो पहला है अशिक्षा, दूसरा है अज्ञानता, तीसरा है विराम चिन्हों की जानकारी न देना, चौथा है लापरवाही और पांचवा है उच्चारण दोष। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम गलत करते हैं और उच्चारण गलत करने के कारण ही हम उसको गलत लिखते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 है, देखिए 32,541 और 6,170 की तुलना करनी है। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो संख्या है 32,541 में अंकों की संख्या 5 है और 6,170 में अंकों की संख्या 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से 32,541 6,170 से बड़ा है, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली हम तुलना करने का मतलब आपस में इनको हम घटा करके भी देख लेते हैं कि कौन किससे ज्यादा है या कौन किससे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको घटाते हैं तो आप देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचा। अब यहाँ पर 2 है तो 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, इससे हासिल लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 3 की जगह 2। तो 26,371 ये दोनों का अंतर भी इस तरीके से हम लिख सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं। देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक को लिखिए। तो देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे कि हिंदी को हम बाएं से दाईं तरफ लिखते हैं। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जा होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं जिसमें 14 स्वर तथा 38 व्यंजन है।
अंतरराष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है, जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाएं के अंकों को 2 के समूह में अलग करके रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारणा व संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 146 है। पठन कौशल से आपका क्या अभिप्राय है? तो पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप से साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशलों में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। यानी कि पढ़ने का कौशल जो है वो बच्चे के अंदर होना चाहिए। अगर पढ़ने का कौशल नहीं है बच्चे के अंदर तो वह बहुत अच्छा या होनहार स्टूडेंट नहीं निकलेगा। अगर वह सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक चीज शिक्षक, क्योंकि उसको सारे बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं होता, उनकी कॉपियों को चेक करना होता है, उनका एग्जाम लेना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर बच्चा खुद से नहीं स्टडी करेगा तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 147 पर आते हैं। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? तो जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्णों में मुख्य रूप से आप देखोगे अंग, इय, अड़, न, म, ये सब कहलाते हैं अनुनासिक वर्ण। क्वेश्चन नंबर 148 है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क, ख, ग, घ, क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्वेश्चन नंबर 149 है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऑलरेडी इनको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। तो यहाँ पर इस नंबर को सही कर लेते हैं, यहाँ पर 150 होगा। यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है, जैसे देव का अर्थ हुआ देवता तथा मंदिर का अर्थ हुआ गृह। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्यालय, तो विद्या और आलय अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। तो यौगिक शब्दों को जब हम अलग अलग भी करते हैं तो उनका भी एक आपस में अलग अलग उनका भी अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 151 है। विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है, बहुत अधिक दुख का बोध होता है, बहुत अधिक खुशी का बोध होता है, तो ऐसे वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ऐसे वाक्यों को ही हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे क्या हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए ये आश्चर्य की बात हो रही है या फिर यहाँ पर बहुत दुख की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 152 है। राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे तथा मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। तो आप साफ साफ देख रहे हो राम ने 16 पेन खरीदे हैं और मोहन जो है ये राम से 10 पेन अधिक खरीद रहा है। यानी कि मोहन ने कितने पेन खरीद लिए हैं? 16 में 10 और जोड़ देंगे तो 26 पेन और खरीद लिए। तो यही पूछा ही है कि मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदा है, यानी कि राम ने 16 खरीदा है, 16 में 10 और जोड़ देंगे तो ये किसका हो जाएगा? ये मोहन का हो जाएगा। तो बस यही पूछा ही है मोहन ने कितने पेन खरीदे। मोहन ने 26 पेन खरीदे हैं, 16 में और 10 को हम ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा। संख्या 4547 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान बताइए। तो स्थानीय मान मतलब वो इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार में से किस पर है? तो 5 सैकड़े पर है, यानी कि 5 गुणे 100 तो 500 हो जाएगा। और अगर अंकित मान की बात करें या वहां पर अगर वास्तविक मान भी लिखा होता तो 5 का जो वास्तविक मान होता है 5 खुद होता है, या अंकित मान जो होता है वो 5 खुद होता है। तो 5 हो गया, बस यही हमें करना था। तो स्थानीय मान 5, अस्थानीय मान 500 और अंकित मान 5। हमेशा अंकित मान किसी भी संख्या का अंकित मान या वास्तविक मान वो संख्या स्वयं होगी। क्वेश्चन नंबर 154 है। गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो लंबोदर, गजानन, एकदंत ये सभी इनके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है। कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के विलोम लिखिए। तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। वरदान का अभिशाप, उत्कर्ष का अपकर्ष। 2018 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो पूछे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 156 पर आते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो वर्ण से आशय, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियां हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को
धारण करती है। तो वर्ण के प्रकारों में वर्ण आपको पता है ये दो भागों में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर आप देखिए स्वर यहाँ पर पहले लिखे हुए हैं अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, फिर क वर्ग में क ख ग घ ङ, फिर च वर्ग में च छ ज झ इ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अ ण, प वर्ग में प फ ब भ म। यहाँ पर ट वर्ग के बाद त थ द ध न छूट गया दोस्तों, उसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद अंतस्थ है या रा ला व उष्म है, तीनों श और ह। फिर द्विगुण व्यंजन में ये ड़ और ढ आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। सम संख्या से आप क्या समझते हैं? तो वे संख्याएं जो दो से कट जाती हैं, जिनको दो पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इन सबको दो काट देगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए 2017 में और 2018 में जो दोबारा पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 158 है, संकर शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। तो जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर के दो भाषाओं से लिए गए होते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। यानी कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे नेक धन चलन, नेक चलन, वर्ष धन गांठ, वर्ष गांठ, रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 159 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे काला गोरा, प्रकाश अंधकार, ऊंचा नीचा या अंदर बाहर, ये सभी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है या विपरीत चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 160 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? अगर हम शून्य को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल क्या आता है? 0 आता है। लेकिन अगर हम शून्य से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से अगर प्रश्न को पढ़ोगे तो पूछा है शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि भाग शून्य में दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भागफल हमको 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से पूछना चाहिए था कि अगर हम शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमें भागफल नहीं मिलता है, ये अपरिभाषित है। जैसे कि अगर हम 5 में 0 से भाग दे रहे हैं, 0 से 5 में भाग दे रहे हैं, या 0 से 6 में भाग दे रहे हैं, 0 से 4 में भाग दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी संख्या से 0 में भाग दे रहे हैं, 4 से, 6 से, 10 से, तो ये क्या हो जाएगा? इसका भागफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो प्रश्न है इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, जबकि आंसर सही दिया है कि जब किसी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं, और सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है। अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है, यानी कि शून्य से किसी संख्या में हम भाग दे ही नहीं सकते। अगर हम कोशिश भी करें शून्य से 16 में भाग देने को तो ये अपरिभाषित है। ठीक है, और अगर इस तरीके से अगर हम यहाँ पर किसी संख्या से 0 में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर भागफल 0 आ जाएगा, यानी कि भागफल जो है वो 0 हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो वो अपरिभाषित है। बस आप यही याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 161 पर आते हैं। वास्तविक मान किसे कहते हैं? किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे कि 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है, जबकि इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 सैकड़े की जगह पर 2 गुणे 100 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान 200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 पर आते हैं। संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना करिए। तो बस सिंपली यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में कितनी अंकों की संख्या है और कौन किससे बड़ा है, या फिर हम घटा करके भी इसको देख लेंगे, जैसा मैंने भी पिछले क्वेश्चंस में आपको करके दिखाया। तुलना करने में सिर्फ और सिर्फ हम कौन बड़ा है किससे, बस यही दिखा देंगे। यहाँ पर जब इसका अंतर पूछेगा, अंतर तुलना की जगह पर अगर अंतर पूछेगा तो अंतर का मतलब हो जाएगा घटाना, तो हम घटा करके दिखाएंगे। 2017 के एग्जाम में ये सारे के सारे जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं। 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई। कितने बच्चों को पेंसिलें मिली? तो माना कुल बच्चे क्या हैं? x है। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को अगर हमने 2-2 पेंसिल दी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक बच्चे को 2 पेंसिल मिली है, और यहाँ पर देखिए टोटल जो पेंसिल है वो कितनी है? 12 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12
में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिल मिली है, 2 पेंसिल मिली है, तो हमें ये जानकारी हो जाएगी कितने बच्चों को पेंसिल मिली, तो 6 बच्चों को टोटल पेंसिल मिली है। तो आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 164 पर। सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? सस्वर स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर पढ़ना सस्वर पठन कहलाता है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है तथा छात्र अध्यापक के अनुसार जब वाचन करते हैं तो इसे हम अनुकरण वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 पर आते हैं। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो अगर भाषा बच्चा कोई कविता, कहानी, नाटक कुछ भी पढ़ रहा है तो वह एक स्वर में पढ़ता हुआ जा रहा, ना तो रुक रहा है कहीं, और ना ही कहाँ पर कितना ठहरना है, कहाँ पर कम आवाज निकालनी है, कहाँ तेज निकालनी है, इसका उसको कुछ पता ही नहीं। तो इसके क्या कारण होते हैं? तो पहला है शीघ्रता से पठन, यानी कि बच्चा बहुत फास्ट पढ़ रहा है। दूसरा हो सकता है भाव को समझ कर ना पढ़ना, बस शिक्षक ने कह दिया पढ़ो तो बच्चा पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 166 पर आते हैं। पठन करते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए। तो देखिए, पहला है पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरा है पढ़ते समय प्रभाव उत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। और जहां रुकने की जरूरत हो वहां अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 167 पर आते हैं। असुंदर लेखन के 2 कारण बताइए। तो अगर कोई साफ नहीं लिख रहा है, खराब लेखन के क्या कारण है? पहला है कलम पकड़ने का ढंग सही से ना आना, यानी कि बच्चा सही से पेन नहीं पकड़ पा रहा। दूसरा है लिखने की कॉपी तथा आंखों की दूरी उचित ना होना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना होना, लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित ना हो, ये सभी कारण है असुंदर या खराब लेखन के। क्वेश्चन नंबर 168 है। पठन कितने प्रकार का होता है? तो जो पठन होता है दोस्तों, ये देखिए, ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले इसको यहाँ पर हम देखेंगे। पहले 4 प्रकार का पठन होता है, मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न में भी। तो पहले आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और वाचन जब पूछेगा तब सस्वर वाचन और मौन वाचन हम लिखेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 169 है। शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक आदि। ठीक है, ये कोई ना कोई एक अर्थ देते हैं, इन्हें इसीलिए शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन एक ही होता है, तो यहाँ पर ये गलत दिया है आंसर, इसीलिए सीरीज को आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है सही से, इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ। आप देख सकते हो क्वेश्चंस गलत दे देता है, आंसर गलत दे देता है। तो अंतस्थ वर्ण य, र, ल और व है। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा जितनी सीरीज मैंने आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दी है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 171 है। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉक का है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे आपके अति लघु उत्तरीय, इनको मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो ये सारे के सारे पार्ट्स को आप पढ़ डालिए अच्छे से, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे आप पूछते रहिए। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो टारगेट यूपी टेट सीटेट जो ऐप है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ऐप में सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम देते हैं। तो अलग से आपको जो सीरीज आप देख रहे हो, ये सीरीज पूरी की पूरी अलग से आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी बाजार से, इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। एक बार फिर से
आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आपको YouTube पर भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप पढ़ते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।